एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी ताकत से नहीं बल्कि एक चाल से 10 साल लंबी जंग जीत ली। लेकिन उसी योद्धा को अपने घर लौटने में 10 साल और लग गए। रास्ते में उसने इंसानों को खाने वाले राक्षस देखे, जादूगरनी का सामना किया, मौत की दुनिया में गया और अपने सारे साथियों को खो दिया। सवाल बस इतना है, क्या 20 साल बाद भी उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा होगा? इस कहानी की शुरुआत ट्रॉय के मशहूर जंग से होती है। कुछ साल पहले स्पार्टा के राजा मेनालियस की पत्नी हेलेन ट्रॉय की प्रिंस के साथ भाग गई थी। हेलेन को वापस लाने के लिए मेनालियस और उसके भाई एगमेम्नन ने पूरी ग्रीक सेना के साथ ट्रॉय पर हमला कर दिया। लेकिन ट्रॉय की दीवारें इतनी मजबूत थी कि 10 साल लड़ने के बाद भी ग्रीक सेना शहर के अंदर नहीं घुस पाई। आखिर में ओडिसियस ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसने पूरी जंग का नतीजा बदल दिया। ग्रीक्स ने लकड़ी का एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाकर ट्रॉय वालों के लिए छोड़ दिया। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे वो हार मानकर अपने देश वापस जा रहे हो। समुद्र किनारे सिर्फ सिनोन नाम का एक सैनिक रुका रहा। कुछ समय बाद ट्रॉय के सैनिक वहां पहुंचे और सिनोन को पकड़ लिया। सिनोन ने उन्हें यकीन दिलाया कि ग्रीक्स ये घोड़ा शांति और हार मानने के निशान के रूप में छोड़ गए है। ट्रॉय वालों ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और उस विशाल घोड़े को शहर के अंदर ले आए। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि घोड़े के अंदर ओडिशियस और उसके सबसे खतरनाक सैनिक छिपे हुए हैं। रात होते ही सभी सैनिक घोड़े से बाहर निकले और ट्रॉय का मेन गेट खोल दिया। बाहर इंतजार कर रही पूरी ग्रीक सेना शहर में घुस गई और इस तरह 10 साल से चल रही ट्रॉय की जंग आखिरकार खत्म हो गई। लेकिन भाई हमारी असली कहानी इस जंग जीतने के बाद शुरू होती है, क्योंकि ट्रॉय को हराना ओडिशियस के लिए जितना मुश्किल था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल अपने घर इथाका वापस पहुंचना था। कहानी अब इथाका पहुंचती है। पिछले करीब 3 साल से बहुत सारे लोग ओडिशियस के महल में डेरा जमाए हुए हैं। ये लोग राजमहल का खाना खाते हैं, शराब पीते हैं और धीरे धीरे पूरे राज्य का सामान खत्म करते जा रहे हैं। महल में एक कहानी सुनाने वाला आदमी सभी को ओडिशियस और ट्रोजन हॉर्स की कहानी सुना रहा होता है। तभी ओडिशियस की पत्नी पेनेलोपी वहां आकर उसे रोक देती है। वो परेशान होकर बोलती है कि हर रोज यही कहानी सुनाने से ओडिशियस वापस नहीं आ जाएगा। तभी उसका बेटा टेलीमेकस सामने आता है। टेलीमेकस जानबूझकर रोज अपने पापा के बहादुरी की कहानी सुनवाता है ताकि महल में मौजूद ये लोग कभी न भूले कि इथाका का असली राजा अभी भी ओडिशियस है। उसे आज भी भरोसा है कि उसके पापा जिंदा है और एक दिन जरूर लौटेंगे। लेकिन पेनेलोपी का भरोसा अब टूटने लगा है। ट्रॉय की जंग खत्म हुए कई साल बीत चुके हैं, फिर भी ओडिशियस की कोई खबर नहीं आई। पेनेलोपी बताती है कि महल में रहने वाले ये सारे लोग असल में उसके मेहमान नहीं बल्कि उससे शादी करने आए दावेदार है। सभी को लगता है कि ओडिशियस मर चुका है, इसलिए उनमें से हर कोई पेनेलोपी से शादी करके इथाका का नया राजा बनना चाहता है। तभी एक दावेदार शराब के नशे में बदतमीजी करने लगता है। टेलीमेकस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एंटीनियोस नाम का एक और आदमी बीच में आ जाता है। एंटीनियोस टेलीमेकस का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि ओडिशियस अब कभी वापस नहीं आएगा। जब ओडिशियस जंग पर गया था तब टेलीमेकस सिर्फ एक छोटा बच्चा था। एंटीनियोस बताता है कि उसने बचपन में ओडिशियस को कई बार देखा था। ओडिशियस बच्चों को अपने साथ शिकार पर ले जाता था और उसके साथ हमेशा उसका वफादार कुत्ता आर्गोस रहता था। इसके बाद एक मुसाफिर महल में आता है जो पेनेलोपी और टेलीमेकस से ओडिशियस के बारे में बात करना चाहता है। उसके पास कोई पक्की खबर नहीं होती, लेकिन वो टेलीमेकस को स्पार्टा जाने की सलाह देता है। वो बताता है कि स्पार्टा में राजा मेनालियस रहता है, वही मेनालियस जिसकी पत्नी हेलेन को वापस लाने के लिए ओडिशियस ने ट्रॉय की जंग में हिस्सा लिया था। शायद मेनालियस को पता हो कि जंग खत्म होने के बाद ओडिशियस के साथ क्या हुआ। ये बात टेलीमेकस के दिमाग में बैठ जाती है और वो स्पार्टा जाने का फैसला कर लेता है। अगले दिन टेलीमेकस अपने मेंटर के साथ तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। वही ओडिशियस का पुराना और सबसे वफादार दोस्त यूमियस भी मौजूद होता है। उम्र के साथ यूमियस की आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी है। प्रैक्टिस के बाद यूमियस टेलीमेकस को आर्गोस की पूरी कहानी सुनाता है। जब आर्गोस एक छोटा सा पप्पी था तब ओडिशियस उसे अपने साथ महल लेकर आया था। उसी दिन से आर्गोस और ओडिशियस के बीच बहुत गहरा रिश्ता बन गया था। इसके बाद टेलीमेकस अपने माँ के कमरे में जाता है। वहाँ पेनेलोपी लगातार एक बड़ा कपड़ा सिल रही होती है। टेलीमेकस पूछता है कि ये कपड़ा आखिर कब पूरा होगा। पेनेलोपी बताती है कि जिस दिन वो अपने पूर्वज के लिए ये कपड़ा पूरा कर लेगी उसी दिन किसी दूसरे आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। टेलीमेकस समझ नहीं पाता कि आखिर इन सभी लोगों को उसकी माँ से शादी करने की इतना जल्दी क्यों है। तब पेनेलोपी उसे बताती है कि इथाका के बुजुर्गों को एक नए खतरे का डर है। समुद्र से आने वाले रहस्यमय हमलावरों को लोग सी पीपल कहते हैं। उनके बारे में तरह तरह की डरावनी कहानियां फैली हुई है। बुजुर्गों का मानना है कि इथाका को जल्द से जल्द एक नया राजा चाहिए, क्योंकि बिना राजा के राज्य किसी भी बड़े हमले के सामने कमजोर पड़ सकता है। इसके बाद पेनेलोपी को वो आखिरी रात याद आती है जब ओडिशियस ट्रॉय के जंग के लिए निकलने वाला था। ओडिशियस ने
उसे कहा था कि अगर वो कभी वापस न आए तो पेनेलोपी किसी दूसरे आदमी से शादी कर ले, लेकिन पेनेलोपी ने साफ मना कर दिया था। उसने ओडिशियस से कहा था कि दोनों अपने बेटे को लेकर कहीं दूर भाग सकती है, लेकिन ओडिशियस जानता था कि ऐसा करना आसान नहीं होगा। अगर वो जंग से भागता तो अगमेम्नन जैसे ताकतवर राजा उनके बेटे को उनसे छीन सकते थे। ओडिशियस पेनेलोपी को ये भी बताता है कि अगमेम्नन अपनी जीत और देवताओं की मदद पाने के लिए अपनी बेटी तक की बलि दे चुका है। ऐसे आदमी के आदेश से बचना आसान नहीं था। जाने से पहले पेनेलोपी ओडिशियस को देवी एथेना की एक छोटी सी निशानी देती है। वो उसे कहती है कि इसे हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि यही निशानी उसे एक दिन सही सलामत घर वापस लेकर आएगी। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। टेलीमेकस अपनी माँ से बोलता है कि अगर इथाका को एक राजा चाहिए तो वो खुद राजा बनेगा, लेकिन पेनेलोपी मुस्कुरा कर कहती है कि अभी वो इसके लिए तैयार नहीं है। पेनेलोपी अंदर से ओडिशियस का खास धनुष लेकर आती है। वो टेलीमेकस से कहती है कि अगर वो सच में राजा बनना चाहता है तो सबसे पहले इस धनुष पर डोरी चढ़ा कर दिखाए। टेलीमेकस पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन धनुष मोड़ तक नहीं पाता। तब पेनेलोपी बताती है कि ओडिशियस इसी धनुष से 12 कुल्हाड़ियों के बीच से तीर निकालकर दूर रखा निशाना लगा सकता था। अपनी नाकामी से परेशान टेलीमेकस बोलता है कि मेनेलियस और अगमेम्नन दोनों जंग से लौट आए, लेकिन उसके पापा का कोई पता क्यों नहीं है। पेनेलोपी धीरे से मान लेती है कि शायद ओडिशियस अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन टेलीमेकस ये मानने को तैयार नहीं होता। वो फैसला करता है कि स्पार्टा जाकर मेनेलियस से वो खुद पूछेगा। पेनेलोपी उसे रोकने की कोशिश करती है। उसे डर है कि महल में मौजूद दावेदार टेलीमेकस को रास्ते से हटाने के लिए उसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसी रात महल में फिर से शराब और खाने की पार्टी चल रही होती है। बूढ़ा आर्गोस टेबल के पास चुपचाप बैठा होता है। पॉलीबस उसे परेशान करने लगता है। ये देखकर यूमियस उसे रोकने आता है, लेकिन पॉलीबस गुस्से में यूमियस के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है। अपने पापा के वफादार दोस्त की बेइज्जती देखकर टेलीमेकस का गुस्सा फूट पड़ता है। वो पॉलीबस पर हमला कर देता है, लेकिन पॉलीबस आसानी से उसे जमीन पर गिरा देता है। तभी एंटोनियस बीच में आकर लड़ाई रोक देता है। दूर खड़ी पेनेलोपी ये सब देख रही होती है और साफ लगता है कि एंटोनियस जानबूझकर समझदार बनने का नाटक करके उसे इम्प्रेस करना चाहता है। इसके बाद एंटोनियस आर्गोस को उठाकर महल के बाहर फेंक देता है। उसके हिसाब से आर्गस अब किसी काम का नहीं है और बाहर ही मर जाएगा। अगली सुबह टेलीमेकस अपने मेंटर और कुछ सैनिकों के साथ स्पार्टा के लिए निकल पड़ता है। अब पहली बार में ओडिशियस दिखाई देता है। वो बिल्कुल अकेला एक सुनसान आइलैंड के किनारे बैठा होता है। उसके पास एथेना दिखाई देती है और उसे पूछती है कि क्या उसे आज भी वही बुरे सपने आते हैं। ओडिशियस बताता है कि उसे आज भी ट्रॉय की जंग, मरते हुए लोगों और समुद्र में डूबते हुए अपने सैनिकों के सपने दिखाई देते हैं, लेकिन एथेना सच में वहां मौजूद नहीं होती। वो सिर्फ ओडिशियस के दिमाग में दिखाई देने वाली एक तस्वीर है जिसे वो अपने अकेलेपन में बातें करता रहता है। तभी कलिप्सो वहां आती है। ओडिशियस और कलिप्सो कई सालों से इस आइलैंड पर रह रहे हैं, लेकिन ओडिशियस को ये तक याद नहीं कि वो यहाँ पहुंचा कैसे था। रात को दोनों साथ खाना खा रहे होते हैं। कलिप्सो उसे पूछती है कि क्या उसे ट्रॉय की जंग के बाद की कोई बात याद है। ओडिशियस धीरे धीरे अपने बीते हुए सफर को याद करना शुरू करता है। ट्रॉय की जंग खत्म होने के बाद अगमेम्नन और मेनेलियस अपने अपने सेना लेकर घर के लिए निकल गए थे। ओडिशियस भी अपने सैनिकों के साथ इथाका लौटना चाहता था। उसने अपने सैनिकों से कहा था कि वो लोग पिछले 10 साल से इसी समुद्र किनारे लड़ रहे थे। अब आखिरकार अपने परिवारों के पास वापस जाने का वक्त आ गया है। ओडिशियस और उसके सैनिक 3 शिप्स में बैठकर इथाका की तरफ निकल पड़े। अगले दिन खाना और पानी ढूंढते हुए उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है। सभी लोग वहां उतरे, लेकिन पूरा गांव खाली पड़ा था। लोग अपने घर और सामान छोड़कर भाग गए थे। ओडिशियस को वहां एक आदमी मिला। उसने उस आदमी से पूछा कि उन लोगों को देखते ही पूरा गांव क्यों भाग गया। आदमी ने डरते हुए बताया कि गांव वालों को लगा था कि समुद्र से आई है सैनिक सी पीपल है। उस समय सी पीपल के नाम से ही लोग कांपते थे। किसी को पता नहीं था कि वो कहां से आते हैं। बस उनके बारे में ये खबरें थी कि वो समुद्र से हमला करते हैं और पूरे शहर को बर्बाद कर देते हैं। ओडिशियस के सैनिक गांव से खाना और जरूरत का सामान लेकर अपने शिप्स में वापस आ गए और आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद उनका राशन फिर खत्म होने लगा। तभी उन्हें एक और आइलैंड दिखाई दिया। आइलैंड पर उतरते ही सैनिकों को एक भेड़ दिखाई दी। कुछ लोग तुरंत उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन ओडिशियस ने उन्हें रोक दिया। उसका मानना था कि जहां एक भेड़ है वहां उसका पूरा झुंड भी जरूर होगा। सभी उस भेड़ का पीछा करने लगे। भेड़ एक बड़ी सी गुफा में चली गई और उसके पीछे ओडिशियस और उसके सैनिक भी अंदर पहुंच गए। गुफा के अंदर खाना, दूध और दूसरी बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। सैनिक भूखे थे, फिर भी ओडिशियस ने कहा कि पहले इस जगह का मालिक का इंतजार करना चाहिए और उसी से खाना मांगना चाहिए। तभी एक विशाल एक आंख वाला राक्षस गुफा
के अंदर आया। उसने आते ही एक बहुत बड़ा पत्थर लगाकर गुफा का रास्ता बंद कर दिया। सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले राक्षस ने उनमें से कुछ लोगों को पकड़ लिया और जिंदा ही खा गया। इसके बाद वो आराम से सो गया। ओडिशियस के लोगों ने सोचा कि सोते समय उसे मार देना चाहिए। ओडिशियस भी पहले तैयार हो गया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अगर उन्होंने राक्षस को मार दिया तो गुफा के दरवाजे पर रखा हुआ इतना बड़ा पत्थर कोई हटा नहीं पाएगा। इसलिए सभी को अगली सुबह तक इंतजार करना पड़ा। सुबह राक्षस ने अपने भेड़ों को बाहर निकालने के लिए पत्थर हटाया। मौका देखकर कुछ सैनिक भेड़ों के पीछे छिपकर बाहर निकलने लगे। ओडिशियस खुद गुफा से बाहर निकल चुका था, लेकिन राक्षस ने गुफा बंद करने जा रहा था तो अपने साथियों को अंदर फंसा देखकर ओडिशियस उन्हें छोड़कर भाग नहीं पाया। वो खुद वापस गुफा के अंदर चला गया। जो सैनिक पहले ही बाहर निकल गए थे वो अपनी जान बचाकर शिप्स की तरफ भाग गए। रात को राक्षस वापस आया, उसने कुछ और सैनिकों को खाया और फिर सो गया। इस बार ओडिशियस और उसके लोग पूरी तैयारी में थे। जैसे ही राक्षस गहरी नींद में गया, सभी ने मिलकर उसकी आंख पर हमला कर दिया। राक्षस दर्द से चिल्लाने लगा और बार बार समुद्र के देवता पोसेइडन को पुकारने लगा। ये सुनकर सैनिक भी हैरान थे, ये राक्षस देवताओं को जानता है। अगली सुबह अंधा हो चुका राक्षस अपने भेड़ों को बाहर भेजने के लिए गुफा का रास्ता खोलता है। इस बार ओडिशियस और उसके सैनिक भेड़ों के बीच छिपकर बाहर निकल जाते हैं। जब राक्षस को पता चलता है कि सभी भाग चुके हैं तो वो उनका पीछा करते हुए समुद्र किनारे तक पहुंच जाता है। वो पानी में ही कुछ सैनिकों को पकड़कर मार देता है, लेकिन बाकी लोग किसी तरह शिप्स में बैठकर वहां से निकल जाती है। कहानी वापस कैलिप्सो के आइलैंड पर आती है। ओडिशियस परेशान होकर पूछता है कि उसके बाकी सैनिक कहाँ है। उसे यकीन है कि वो इस आइलैंड पर अकेला नहीं आया था, लेकिन कैलिप्सो बताती है कि जब उसे ओडिशियस मिला था तो वो समुद्र किनारे बिल्कुल अकेला पड़ा था। उसके साथ कोई सैनिक या जहाज नहीं थी। दूसरी तरफ टेलीमेकस स्पार्टा पहुंच चुका है। स्पार्टा में राजा मेनेलियस अपनी बेटी की शादी का जश्न मना रहा होता है। टेलीमेकस के आने पर वो उसका स्वागत करता है और उसे अपने साथ डिनर करने के लिए बिठाता है। वहीं टेलीमेकस का मुलाकात हेलेन से होती है। ये वही हेलेन है जिसके ट्रॉय के प्रिंस के साथ भागने की वजह से पूरी ट्रॉय की जंग शुरू हुई थी। अब हेलेन वापस मेनेलियस के साथ रह रही है और दोनों की एक बेटी भी है। हेलेन खुद मानती है कि वो वही औरत है जिसकी वजह से 1000 शिप्स ट्रॉय की तरफ गई थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 500 ही वापस लौट पाई। मेनेलियस टेलीमेकस के सामने ओडिशियस की जमकर तारीफ करता है। वो मानता है कि अगर ओडिशियस का दिमाग और ट्रोजन हॉर्स वाला प्लान नहीं होता तो ग्रीक्स कभी ट्रॉय जीत नहीं पाते। फिर मेनेलियस टेलीमेकस को ट्रोजन हॉर्स की वही कहानी अंदर छिपे एक सैनिक की नजर से सुनाता है, क्योंकि मेनेलियस खुद भी ओडिशियस के साथ उस घोड़े के अंदर मौजूद था। वो बताता है कि उन्होंने कई दिनों तक लकड़ी के उस घोड़े के अंदर बिना आवाज किए बैठना पड़ा था, यहाँ तक कि बाहर निकलने या वॉशरूम जाने की भी जगह नहीं थी। जैसे ही ट्रॉय के लोग घोड़े को शहर के अंदर ले गए और रात हुई, ओडिशियस ने सभी को बाहर निकलने का सिग्नल दिया। फिर सैनिकों ने ट्रॉय का सबसे मजबूत गेट खोल दिया। गेट खुलते ही अगमेम्नन और पूरी ग्रीक सेना शहर के अंदर घुस गई और आखिरकार जंग खत्म हो गई। कहानी फिर ओडिशियस के यादों में लौटती है। एक आंख वाले राक्षस से बचने के बाद ओडिशियस के सैनिक कई दिनों तक भूखे समुद्र में भटकते रहे। तभी उन्हें एक और आइलैंड दिखाई दिया। वहाँ दूर से उन्हें एक इंसान जैसा कोई दिखाई दिया, लेकिन पास पहुंचने पर पता चला कि वो इंसान नहीं बल्कि इंसान जितने लंबाई वाला एक बच्चा था। सैनिकों ने बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें सिर्फ खाना और पानी चाहिए, लेकिन बच्चा डर कर चिल्लाता हुआ भाग गया। कुछ ही देर में उसके लोग वहां पहुंच गए। वो सभी आम इंसानों से कई गुना लंबे थे और उन्होंने भारी आर्मर पहन रखा था। आते ही उन्होंने ओडिशियस के सैनिकों पर हमला कर दिया। ओडिशियस ने सभी को भागने का आदेश दिया, लेकिन तब तक कई सैनिक मारे जा चुके थे। उन विशाल लोगों ने ओडिशियस की 2 शिप्स भी तोड़ दी। अब उनके पास सिर्फ एक शिप और गिने चुने सैनिक बचे थे। ऊपर से सभी कई दिनों से भूखे थे। ओडिशियस ने आइलैंड के दूसरी तरफ जाने का फैसला किया। उसे पता था कि अगर जल्द खाना नहीं मिला तो सभी भूख से ही मर जाएंगे, लेकिन लगातार हो रही मौतों की वजह से सैनिकों का अपने लीडर पर से भरोसा उठने लगा था। उन्हें लगने लगा कि ओडिशियस के फैसलों की वजह से ही वो बार बार मुसीबत में फंस रहे हैं। आइलैंड के दूसरी तरफ उन्हें एक पहाड़ पर बना अकेला घर दिखाई दिया। यूरिलोकस ने ओडिशियस से कहा कि वो वहीं रुके। यूरिलोकस बाकी सैनिकों को लेकर उस घर से खाना मांगने जाएगा। ओडिशियस ने आसपास किसी जानवर का शिकार करने का फैसला किया। घर की तरफ जाते हुए सैनिकों ने रास्ते में शेर, बाघ और कई अलग अलग तरह के जानवर देखे। सभी हैरान थे कि इतनी अलग प्रजातियों के जानवर एक ही जगह बिना एक दूसरे पर हमला किए कैसे रह रहे हैं। आखिरकार वो लोग घर तक पहुंचे। वहां रहने वाली एक औरत उन्हें देखकर
डरने का नाटक करने लगी। यूरिलोकस ने उसे भरोसा दिलाया कि वो लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें सिर्फ थोड़ा खाना और पानी चाहिए। औरत ने सभी सैनिकों को अंदर बुलाया और उनके सामने मांस रख दिया। कई दिनों से भूखे सैनिक बिना कुछ सोचे खाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ ओडिशियस एक हिरण का शिकार करता है, लेकिन जब वो हिरण के पास पहुंचता है तो वहाँ हिरण की जगह एक इंसान की लाश पड़ी होती है। ओडिशियस समझ जाता है कि इस आइलैंड पर कुछ बहुत गलत है। वो तुरंत अपने सैनिकों के पीछे उस घर की तरफ भागता है। वहाँ रहने वाली औरत असल में एक जादूगरनी होती है। उसने यूरिलोकस और बाकी सैनिकों को सुअरों में बदल दिया था। ओडिशियस घर के अंदर पहुंचकर अपने आदमियों के बारे में पूछता है। जादूगरनी मुस्कुराकर झूठ बोलती है कि यहाँ कोई नहीं आया। वो ओडिशियस को अंदर बुलाकर खाना खाने के लिए कहती है। जादूगरनी उसे एक सुअर मारने के लिए बोलती है, लेकिन वो सुअर ओडिशियस से बचकर भाग जाता है। तब ओडिशियस तैयार रखा हुआ सूप मांगता है। जैसे ही वो सूप पीने वाला होता है, उसकी नजर पास रखी प्लेट पर यूरिलोकस के अंगूठे पर पड़ती है। उसी पल उसे समझ आ जाता है कि उसके सैनिक इसी घर में आए थे। जादूगरनी चाकू लेकर ओडिशियस पर हमला करने आती है, लेकिन ओडिशियस पास रखे पिंजरे में बंद एक कौवे को पकड़ लेता है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये कौवा जादू करने के लिए बहुत जरूरी है। जादूगरनी उस कौवे को छोड़ने की विनती करती है और वादा करती है कि वो ओडिशियस और उसके आदमियों को जाने देगी। वो ओडिशियस को अपनी असली वजह बताती है। उसके मुताबिक ओडिशियस जैसे सैनिक जहाँ भी जाते हैं वहाँ के गाँव जला देते हैं, लोगों को मारते हैं और उनका सब कुछ छीन लेते हैं। इसलिए उसे अपने घर और अपनी जान बचाने के लिए जादू का सहारा लेना पड़ता है। फिर वो बताती है कि पिंजरे में बंद ये कौवा असल में उसकी अपनी बहन है। सालों पहले दोनों के बीच लड़ाई हुई थी और गुस्से में उसने अपनी बहन को कौवा बना दिया था। उसकी कहानी सुनने के बाद ओडिशियस कौवे को छोड़ देता है। जादूगरनी भी अपना वादा पूरा करती है और यूरिलोकस के साथ सभी सैनिकों को दोबारा इंसान बना देती है। इंसान बनते ही यूरिलोकस जादूगरनी को मारने की बात करता है, लेकिन ओडिशियस उसे रोक देता है। अब उसे समझ आ चुका था कि जादूगरनी ने सिर्फ खुद को बचाने के लिए उन पर हमला किया था। ओडिशियस उसे इथाका जाने का रास्ता पूछता है। जादूगरनी बताती है कि घर पहुंचने का रास्ता जानने के लिए उसे सबसे पहले हेडिस जाना होगा, यानी मरे हुए लोगों की दुनिया में। वहीं टेरिसियस नाम का एक अंधा भविष्य बताने वाला रहता है, वही ओडिशियस को सही रास्ता बता सकता है। लेकिन टेरिसियस को बुलाने के लिए 2 भेड़ों की बलि देनी होगी। अगले दिन ओडिशियस और उसके सैनिक हेडिस पहुंचते हैं। वहीं दोनों भेड़ों की बलि दी जाती है। बलि पूरी होते ही जमीन के अंदर से धीरे धीरे मरे हुए सैनिक बाहर आने लगते हैं। ये वही लोग होते हैं जो ओडिशियस के साथ ट्रॉय के जंग में लड़े थे और वहीं मारे गए। सबसे पहले सिनोन उनके सामने आता है। ये वही सैनिक था जिसे ट्रोजन हॉर्स के पास अकेला छोड़ा गया था। सिनोन नाराज होकर ओडिशियस से कहता है कि उसने कभी नहीं बताया था कि बाकी सैनिक उस घोड़े के अंदर छिपे हुए हैं। ओडिशियस बताता है कि अगर सिनोन को पूरा प्लान पता होता तो शायद उसके बातों और चेहरे से ट्रॉय वालों को शक हो जाता, इसलिए उसे सच से दूर रखा ताकि वो पूरी ईमानदारी से ये दिखा सके कि ग्रीक्स सच में वापस आ चुके हैं। इसके बाद कहानी कुछ समय के लिए पुराने फ्लैशबैक में जाती है। ट्रॉय की जंग शुरू होने से पहले सैनिक चुनने के लिए लॉटरी निकाली गई थी। उसी लॉटरी में एंटिनोस का नाम निकला था, लेकिन उस समय एंटिनोस बहुत छोटा और डरपोक था। उसने अपना लॉटरी वाला मेटल टोकन गरीब परिवार के सिनोन को दे दिया और उसे अपनी जगह जंग में जाने के लिए मजबूर कर दिया। पैसों और मजबूरी की वजह से सिनोन को उसकी बात माननी पड़ी। ओडिशियस ने यह सब देखा था, लेकिन उसे जंग के लिए सैनिकों की जरूरत थी, इसलिए उस समय वो भी सिनोन की मदद कर नहीं पाया। यहीं से साफ हो जाता है कि एंटिनोस बचपन से ही कितना डरपोक और चालाक था। कहानी वापस हेडिस में आती है। सिनोन अपना वही पुराना लॉटरी टोकन ओडिशियस को देता है। वो कहता है कि इथाका पहुंचने पर इसे एंटोनियस को दे देना और बताना कि सिनोन ने भेजा है। इसके बाद एक और मरा हुआ योद्धा सामने आता है। उसे देखकर ओडिशियस हैरान रह जाता है क्योंकि वो एगमेम्नन होता है। ओडिशियस को लगता था कि एगमेम्नन सेफली अपने घर पहुंच गया होगा। एगमेम्नन बताता है कि वो सच में घर पहुंच गया था, लेकिन घर लौटने के बाद उसकी अपनी पत्नी ने उसका मर्डर कर दिया। जंग पर निकलने से पहले एगमेम्नन ने देवताओं को खुश करने और अपना रास्ता खुलवाने के लिए अपनी बेटी की बलि दे दी थी। उसकी पत्नी इस बात को कभी माफ नहीं कर पाई। एगमेम्नन के घर लौटते ही उसने मौका देकर उसे मार डाला। एगमेम्नन ओडिशियस को चेतावनी देता है कि अपने घर लौटने के बाद तुरंत किसी पर भरोसा मत करना, पहले पहचान छिपाकर देखना कि 20 साल में इथाका और उसका परिवार कितना बदल चुका है। आखिरकार अंदर टाइरिसियस सामने आता है। वो बाकी सैनिकों को दूर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसकी बात सिर्फ ओडिशियस के लिए होती है। टाइरिसियस बताता है कि आगे दक्षिणी दिशा में साइरेंस का आइलैंड आएगा। साइरेंस की आवाज सुनने वाला इंसान खुद अपनी मौत की तरफ खींचा चला जाता है। उनसे बचने के लिए सभी सैनिकों को अपने कानों में रुई भरना होगा। इसके बाद रास्ते में एक खतरनाक भंवर आएगा। वहाँ 2 रास्ते
रास्ते होंगे। एक रास्ता सीधे भंवर के बीच जाएगा और दूसरा पहाड़ों के अंदर से। भंवर वाला रास्ता चुनने पर पूरी शिप और सारे सैनिक मारे जाएंगे। पहाड़ वाला रास्ता चुनने पर कुछ सैनिकों की जान जाएगी, लेकिन बाकी लोग बच सकते हैं। इतना बताकर टायरिशियस गायब हो जाता है। ओडिशियस और उनके सैनिक तुरंत हेडिस से निकलने लगते हैं। तभी कई मरे हुए सैनिक उनके पीछे पड़ जाते हैं। सभी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ इथाका में एंटिनियोस को पेनेलोपी की चाल पता चल चुकी है। वो पेनेलोपी से कहता है कि बुजुर्गों को बताया गया था कि ये कपड़ा उसके पूर्वज के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन पेनेलोपी हर रात दिन भर सिले हुए कपड़े को दोबारा खोल देती है ताकि काम कभी पूरा ही ना हो और उसे शादी न करनी पड़े। पेनेलोपी समझ जाती है कि महल की कोई मेड चुपके से उसकी सारी बातें एंटिनियोस को पहुंचा रही है। इसके बाद एंटिनियोस और पॉलीबस टेलीमेकस को मारने का प्लान बनाती है। उन्हें पता है कि स्पार्टा से लौटने के बाद टेलीमेकस एक मंदिर में प्रार्थना करने जरूर जाएगा। वो उसी मंदिर में उसकी हत्या करने का फैसला करती है। उधर ओडिशियस और उसके सैनिक साइरेंस के आइलैंड के पास पहुंच चुके हैं। टायरिशियस की चेतावनी याद रखते हुए सभी अपने कानों में रुई भर लेते हैं, लेकिन ओडिशियस खुद साइरेंस की आवाज सुनना चाहता है। वो अपने सैनिकों से कहता है कि उसे शिप के मस्तूल से मजबूत रस्सियों में बांध दिया जाए और चाहे वो कितना भी चिल्लाए उसे खोला ना जाए। जैसे ही शिप साइरेंस के पास पहुंचती है, ओडिशियस उनकी आवाज सुनकर और रोने और खुद को खोलने के लिए चिल्लाने लगता है। एक सैनिक अपने एक्साइटमेंट रोक नहीं पाता। वो अपने कान से रुई निकाल देता है। आवाज सुनते ही वो पूरी तरह साइरेंस के जादू में आ जाता है और वो शिप से समुद्र में छलांग लगा देता है और उनकी तरफ तैरने लगता है। बाकी सैनिक उसे रोक नहीं पाते। जब शिप साइरेंस के आइलैंड से काफी दूर निकल जाती है, तब ओडिशियस को खोला जाता है। वो बताता है कि साइरेंस का गाना ऐसा था जैसे वो उसकी जिंदगी की हर गलती और हर नाकामी उसे याद दिला रही हो। कुछ पलों के लिए उसे लगा था कि वो अपने घर लौटने लायक ही नहीं है। आगे बढ़ते हुए उनकी शिप उस खतरनाक भंवर के पास पहुंच जाती है। ओडिशियस भंवर के बिल्कुल किनारे से निकलने की बात करता है, लेकिन यूरिलोकस अब उसके फैसलों पर भरोसा नहीं करता। वो पहाड़ के अंदर वाला रास्ता चुनता है। जैसे ही शिप पहाड़ों के बीच पहुंचती है, एक विशाल पथरीला राक्षस उन पर हमला कर देता है। वो देखते ही देखते 6 सैनिकों को पकड़कर जिंदा खा जाता है। वहां से बचने के बाद यूरिलोकस ओडिशियस से पूछता है कि क्या उसे पहले से पता था कि इस रास्ते पर कुछ सैनिक मारे जाएंगे। ओडिशियस सच मान लेता है। अगर वो भंवर की तरफ जाते तो पूरी शिप और सारे सैनिक मारे जाते, इसलिए उसे कुछ लोगों की जान खतरे में डालकर बाकी लोगों को बचाना पड़ा। लेकिन सैनिकों के लिए ये बात मानना आसान नहीं था। उनकी नजर में ओडिशियस अब एक ऐसा लीडर बन चुका था जो फैसला खुद करता है और उसकी कीमत बाकी लोगों की जान से चुकाता है। कुछ समय बाद सभी एक नए आइलैंड पर पहुंचते हैं। ओडिशियस उन्हें पहले ही चेतावनी देता है कि ये सूर्य देव का आइलैंड है। यहाँ घूम रही किसी गाय या जानवर को मार कर खाना मना है। टायरिशियस ने साफ कहा था कि सूर्य देव के जानवरों को नुकसान पहुंचाया तो सभी को उसकी सजा मिलेगी। यूरिलोकस और बाकी सैनिक वादा करते हैं कि वो बचा हुआ राशन और आइलैंड पर मौजूद फल खाकर काम चला लेंगे। लेकिन अचानक कई दिनों तक बहुत तेज हवा चलने लगती है। हवा इतनी ज्यादा होती है कि वो अपनी शिप को वापस समुद्र में नहीं उतार पाते। धीरे धीरे उनका पूरा राशन खत्म हो जाता है। सामने गायों के झुंड घूम रहे होते हैं, लेकिन उन्हें मारने की शक्ति मनाई थी। एक रात ओडिशियस की आंख खुलती है। उसे अंधेरे में किसी की परछाई दिखाई देती है। वो चुपचाप उसका पीछा करता है और देखकर हैरान रह जाता है कि यूरिलोकस और बाकी सैनिकों ने एक गाय को मार दिया है और उसका मांस खा रही है। उन्होंने ओडिशियस से किया अपना वादा तोड़ दिया था। ओडिशियस यहाँ डर जाता है। उसे पता है कि अब सूर्यदेव उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उसी समय अचानक तेज हवाएं पूरी तरह रुक जाती है। सैनिकों को लगता है कि यही आइलैंड से निकलने का सही मौका है। वो तुरंत शिप समुद्र में उतार देती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही एक भयानक तूफान शुरू हो जाता है। समुद्र की लहरें उनकी शिप को बुरी तरह तोड़ देती है और कुछ ही देर में शिप 2 हिस्सों में बट जाती है। ओडिशियस एक तरफ बह जाता है जबकि यूरिलोकस और बाकी सैनिक दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये सूर्य देव के जानवरों को मारने और अपना वादा तोड़ने की सजा थी। अगले दिन ओडिशियस बेहोशी की हालत में एक आइलैंड के किनारे पड़ा मिलता है। वो करीब से उसे ढूंढ कर बचाती है। यूरिलोकस और बाकी सैनिकों का फिर कभी कोई पता नहीं चलता। यानी तूफान में ओडिशियस के सारे बचे हुए साथी भी मारे जा चुके थे। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। अब ओडिशियस को सब कुछ याद आ चुका है। वो कैलिप्सो से पूछता है कि उसे इस आइलैंड पर आए कितना समय हो गया है। कैलिप्सो बताते हैं कि ओडिशियस पूरे 7 साल से उसके साथ रह रहा है। इन 7 सालों में कैलिप्सो उसे लोटस फ्लावर खिलाती रही, जिसकी वजह से ओडिशियस धीरे धीरे अपने बीते हुए जीव, अपने परिवार और अपने घर की सारी यादें भूल गया। कैलिप्सो नहीं चाहती थी कि ओडिशियस उसे छोड़कर जाए, क्योंकि इन 7 सालों में उसे ओडिशियस से प्यार हो गया था। लेकिन यादें लौटने के बाद ओडिशियस वहां नहीं रुक सकता। उसे यकीन है कि उसकी पत्नी पेनेलोपी और उसका बेटा टेलीमेकस आज
भी उसका इंतजार कर रहे होंगे। ओडिशियस को घर छोड़े हुए पूरे 20 साल हो चुके हैं। 10 साल ट्रॉय की जंग में, करीब 3 साल समुद्र में भटकते हुए और 7 साल कलिप्सो के आइलैंड पर। वो लकड़ियों से अपनी एक राफ्ट बनाता है और कलिप्सो से घर जाने में मदद मांगता है। कलिप्सो उसे सलाह देती है कि अगर वो सच में बचना चाहता है तो समुद्र के देवता पोसेइडन के सामने अपना घमंड छोड़कर खुद को सौंप दे। ट्रॉय और उसके बाद के सफर में ओडिसियस से बहुत सारी गलतियां हुई थी। उसने जंग में अनगिनत लोगों को मारा था और कई बार अपने घमंड की वजह से अपने सैनिकों को खतरे में डाला था। कलिप्सो का मानना था कि जियो शायद उसे मरने नहीं देगा, लेकिन घर पहुंचने के लिए ओडिसियस को अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। पहली बार ओडिसियस को एहसास होता है कि उसके साथ हुआ बुरा हादसा सिर्फ देवताओं का खेल नहीं था। कई मुसीबतों के पीछे उसके अपने फैसले भी जिम्मेदार थे। वो राफ्ट लेकर समुद्र में निकल पड़ता है। कई दिनों तक तूफान और ऊंची लहरों से लड़ने के बाद ओडिसियस एक आइलैंड के किनारे बेहोश होकर पहुंच जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एथेना दिखाई देती है। एथेना मुस्कुराकर पूछती है कि क्या वो अपने ही देश की मिट्टी भूल चुका है। ये सुनते ही ओडिसियस चारों तरफ देखता है और समझ जाता है कि पूरे 20 साल बाद वो आखिरकार इथाका वापस पहुंच चुका है। लेकिन अगमेम्नन की चेतावनी याद रखते हुए वो तुरंत अपने असली पहचान सामने नहीं लाता। ओडिसियस अपने कपड़े और चेहरा बदलकर एक बूढ़े भिखारी का रूप बना लेता है। सबसे पहले वो अपने पुराने दोस्त यूमियस के पास जाता है। यूमियस की आंखों की रोशनी जा चुकी है, इसलिए वो ओडिसियस को पहचान नहीं पाता। वो उसे एक आम भिखारी समझकर अपने घर में जगह देता है। यूमियस बताता है कि कुछ लोग उसकी भेड़ें चुरा कर ले गए हैं। उसे शक है कि यही लोग टेलीमेगस को मारने के लिए दूसरे आइलैंड पर बने मंदिर की तरफ गए हैं। ये सुनते ही ओडिसियस सिर्फ थोड़ा खाना लेकर उसी मंदिर की तरफ निकल पड़ता है। मंदिर पहुंचकर ओडिसियस पहली बार अपने बड़े हो चुके बेटे टेलीमेगस को देखता है। वो अभी भी भिखारी के भेष में होता है। वो टेलीमेगस से कहता है कि उसे पता है ओडिसियस कहाँ है। अपने पापा के नाम सुनते ही टेलीमेगस उसे मंदिर के अंदर ले जाता है, लेकिन एंटिनियोस के आदमी मंदिर के असली पुजारी को पहले ही मार चुके होते हैं और वो खुद पुजारियों के कपड़े पहनकर टेलीमेगस का इंतजार कर रहे थे। वो टेलीमेगस और उसके साथ आए सैनिकों को वाइन देते हैं। वाइन पीते ही एक एक करके सारे सैनिक मरने लगते हैं। सिर्फ टेलीमेगस बच जाता है। नकली पुजारी अपनी तलवारें निकालकर उसे मारने आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी बूढ़ा भिखारी बना ओडिसियस बिजली की तरफ उनके सामने आ जाता है। वो अकेले ही एंटिनियोस के सभी आदमियों को मार गिराता है। टेलीमेगस हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि एक बूढ़ा भिखारी इतने खतरनाक फाइटिंग कैसे कर सकता है। दोनों वापस इथाका की तरफ लौटती है। ओडिसियस टेलीमेगस से कहता है कि महल में चल रही पार्टी को अभी रोका नहीं जाएगा। वो भिखारी बनकर पहले अपनी आंखों से देखना चाहता है कि इतने सालों में वहाँ क्या क्या हुआ है और कौन उसका वफादार है। इसके बाद तो टेलीमेगस अपने माँ को समझाने की कोशिश करता है कि उसे किसी एक आदमी से शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा होने पर बाकी दावेदार महल छोड़ देंगे और उन्हें सिर्फ एक आदमी से निपटना पड़ेगा। लेकिन पेनेलोपी किसी और से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। उसी रात महल में फिर से बड़ी पार्टी चल रही होती है। यूमियस भिखारी बने ओडिसियस को लेकर महल के अंदर आता है। जैसे ही ओडिसियस महल में कदम रखता है, उसकी नजर अपने बूढ़े कुत्ते आर्गोस पर पड़ती है। आर्गोस अब बहुत कमजोर हो चुका था। उसे महल से बाहर फेंक दिया गया था और कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता था। लेकिन 20 साल बाद भी आर्गोस अपने मालिक को तुरंत पहचान लेता है। ओडिसियस भिखारी के रूप में होता है। फिर भी आर्गोस खुशी से अपने पूंछ हिलाने लगता है। वो आखिरी बार अपने मालिक को देखता है और वही अपनी आखिरी सांस ले लेता है। ओडिसियस चाहकर भी अपना दुख खुलकर दिखा नहीं सकता, लेकिन आर्गोस का रिएक्शन देखकर टेलीमेगस समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल भिखारी नहीं है, यही उसके पापा ओडिसियस है। ओडिसियस उसे इशारा करके चुप रहने को कहता है। अभी सही समय आने तक उसकी पहचान राज ही रहनी थी। अंदर पहुंचकर ओडिसियस सीधे एंटिनियोस के पास जाता है। उसे सिनोन का पुराना लॉटरी टोकन देता है और कहता है कि ये सिनोन ने उसके लिए भेजा है। टोकन देखते ही एंटिनियोस कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। उसे अपना पुराना धोखा और सिनोन की जगह खुद जंग पर ना जाने की बात याद आ जाती है, लेकिन अपनी शर्म छिपाने के लिए वो भिखारी बने ओडिसियस को लात मार देता है। दूसरी तरफ टेलीमेगस अपनी माँ को बताता है कि ये भिखारी ओडिसियस की खबर लेकर आया है। पेनेलोपी भिखारी को अपने पास बुलाती है और पूछती है कि क्या उसका पति सच में जिंदा है। ओडिसियस अपनी पहचान छिपाते हुए कहता है कि हाँ, ओडिसियस अभी जिंदा है। पेनेलोपी उसकी बात परखने के लिए पूछती है कि ओडिसियस कैसे कपड़े पहनता था। भिखारी बना ओडिसियस उसके कपड़ों की हर छोटी बात सही सही बता देता है। वो ये भी बताता है कि ओडिसियस हमेशा देवी एथेना की एक खास निशानी अपने साथ रखता था। ये वही निशानी थी जो पेनेलोपी ने उसे जंग पर जाते समय दी थी। अब पेनेलोपी को यकीन हो जाता कि ये भिखारी सच बोल रहा है और ओडिसियस अभी भी कहीं जिंदा है। इसके बाद पेनेलोपी महल में मौजूद सभी दावेदारों के सामने ऐलान करती है कि वो अब शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन वो उसी आदमी से शादी करेगी जो उसका चैलेंज पूरा करेगा। सभी दावेदार एक बड़े कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं। उनके हथियार पहले ही बाहर रखवा दिए जाते हैं और कमरे के
सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। पेनेलोपी ओडिशियस का खास धनुष सामने रखती है। चैलेंज ये है कि धनुष पर डोरी चढ़ाकर 12 कुल्हाड़ियों के बीच से तीर निकलते हुए सामने रखा निशाना लगाना होगा। सबसे पहले एक आदमी कोशिश करता है, लेकिन वह धनुष पर डोरी तक नहीं चढ़ा पाता। इसके बाद एक एक करके कई दावेदार कोशिश करती है, कोई धनुष को ठीक से मोड़ नहीं पाता। जब एंटीनियस की बारी आती है तो वो धनुष देखते ही कह देता है कि ये काम किसी इंसान से नहीं होगा, इसे सिर्फ ओडिशियस ही चला सकता है। असल में एंटीनियस को डर था कि वो भी बाकी लोगों की तरह नाकाम हो जाएगा और सबके सामने उसकी बेइज्जती होगी, इसलिए वो चैलेंज लेने से ही पीछे हट जाता है। तभी भिखारी बना ओडिशियस आगे बढ़ता है और एक बार कोशिश करने की इजाजत मांगता है। उसे देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल ओडिशियस बिना ज्यादा ताकत लगाए आराम से धनुष पर डोरी चढ़ा देता है। फिर वो एक तीर उठाता है और 12 कुल्हाड़ियों के बीच से निकलते हुए सीधा निशाने पर मार देता है। भाई यहाँ पूरा कमरा शांत हो जाता है और पेनेलोपी की आंखों में आंसू आ जाती है। अब वो समझ चुकी है कि उसके सामने खड़ा ये भिखारी कोई और नहीं बल्कि उसका पति ओडिशियस है। लेकिन किसी को कुछ बोलने का मौका मिलता उससे पहले ओडिशियस दूसरा तीर उठाकर सीधे पोलिबस के गर्दन में मार देता है। इसके बाद वो एक एक करके सभी दावेदारों पर हमला करना शुरू कर देता है, जिन्होंने इतने सालों तक उसके महल, परिवार और राज्य को बर्बाद किया था। सभी लोग दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन कमरे के सारे रास्ते पहले ही बंद किए जा चुके होते हैं। उनके अपने हथियार भी बाहर रखे होते हैं। तभी ऊपर मौजूद एक आदमी छिपे हुए हथियार नीचे फेंक देता है। कुछ दावेदार उन्हें उठाकर ओडिशियस पर हमला करते हैं, लेकिन ओडिशियस 20 साल बाद भी अपने फाइटिंग नहीं भूला। वो अकेला ही सभी का सामना करता है। कुछ लोग उसके सामने घुटनों पर बैठकर अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन इतने सालों के धोखे और टेलीमेकस को मारने की साजिश के बाद ओडिशियस उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। एक एक करके सारे दावेदार मारे जाते हैं। इस पूरी लड़ाई के दौरान एंटीनियस पीछे छिपकर अपनी जान बचाता रहता है। आखिर में जब सिर्फ एंटीनियस बचता है तो ओडिशियस उसके सामने पहुंचता है। एंटीनियस वही आदमी था जिसने बचपन में अपनी जगह सिनोन को जंग पर भेज दिया था। उसने पेनेलोपी की मजबूरी का फायदा उठाया, टेलीमेकस को मरवाने की कोशिश की और ओडिशियस के महल पर कब्जा करना चाहा। तो ओडिशियस ने आखिरकार एंटीनियस को भी खत्म कर देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद बुरी तरह घायल ओडिशियस धीरे धीरे पेनेलोपी के पास जाता है। वो देवी एथेना की वही पुरानी निशानी निकालता है जो पेनेलोपी ने उसे 20 साल पहले दी थी। ओडिशियस उसे अपने हाथों से वापस पेनेलोपी को दे देता है। उसका हालत इतनी खराब होती है कि लगता है शायद अपने घर पहुंचने के बाद भी वो जिंदा नहीं बच पाएगा। लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि ओडिशियस की जान बच चुकी है। दावेदार को मारने के बाद ओडिशियस आसानी से अपना सिंहासन वापस ले सकता था। वो इथाका का असली राजा था। उसके दुश्मन खत्म हो चुके थे और उसका परिवार भी उसे स्वीकार कर चुका था। लेकिन ओडिशियस समझ चुका था कि 20 साल पहले घर से निकला राजा और आज वापस आया आदमी एक जैसे नहीं है। उसके कारण ट्रॉय में हजारों लोग मारे गए थे। उसने सिनोन को अपने प्लान के लिए इस्तेमाल किया। उसके फैसलों की वजह से उसके अपने सैनिक एक एक करके मारे गए और वापस आकर अपने महल में दर्जनों लोगों को खत्म कर दिया। दावेदार गलत थे, लेकिन उन्हें मार देने के बाद भी हिंसा का यह सिलसिला खत्म नहीं होने वाला था। उनका परिवार बदला लेने के लिए आ सकते थे। इथाका एक और युद्ध में फंस सकता था और अगर ओडिशियस दोबारा राजा बन जाता तो वो शायद अपने राज्य को भी उसी तरीके से चलाता जिस तरीके से उसने युद्ध लड़ा था। हर शक का जवाब हिंसा, हर दुश्मन का जवाब मौत। ओडिशियस समझ जाता है कि इथाका को अब किसी ऐसे राजा की जरूरत है जो पुरानी लड़ाइयों का बोझ लेकर ना बैठा हो। इसलिए वो अपने बेटे टेलीमेकस को इथाका का नया राजा बना देता है। शुरुआत में टेलीमेकस ओडिशियस का धनुष तक नहीं चला सकता था, लेकिन कहानी के अंत तक वो अपने पापा को खोज चुका था, मौत का सामना कर चुका था और अपने राज्य के लिए लड़ चुका था। अब वो सिर्फ ओडिशियस का बेटा नहीं था, वो अपने फैसले लेने वाला इंसान बन चुका था। इसलिए सिंहासन पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन को दे दिया जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाता है।